फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्निंग ऑर्बिट। ही आई एम योर फ्रेंड एकता दुबे। सो फ्रेंड्स, हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में हेरिडिटी के बारे में बहुत कुछ पढ़ा। हेरिडिटी क्या है, उसके फैक्टर्स क्या है, उसके लॉस क्या है और वो लॉ कौन कौन सी थ्योरी से आए हैं। सो वी आर ऑन स्टडीज़। अब हम स्टडीज़ पे पहुँच गए हैं। कुछ लॉ और थ्योरी के बावजूद कुछ स्टडीज़ है जो पढ़ना ज़रूरी है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी एज़ वेल एज़ हमारी नॉलेज के लिए भी। सो अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो डू चेक दैट वीडियोस टू गाइस। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो नाउ। स्टार्ट करते हैं स्टडीज़ ऑफ हेरिडिटी। इसके अंदर हम बहुत सारे लोगों की केस हिस्ट्री, उनका डाटा, उनका बैकग्राउंड पढ़ेंगे ताकि हमें मालूम पड़े कि क्या सच में हेरिडिटी में ट्रेट ट्रांसफ़र होते हैं या नहीं। लेट्स स्टार्ट। पहला है हमारा बायोग्राफीज़ ऑफ ग्रेट मैन। जितने भी हमारे बहुत बड़े बड़े आदमी हैं, बड़े बड़े इंसान हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उन लोगों की जब बात करते हैं और उनकी बैकग्राउंड के बारे में देखते हैं, उनकी बायोग्राफीज़ देखते हैं, तो हमें मालूम पड़ता है कि वो बचपन से ही उतने क्यूरियस रहे हैं। अचानक से ऐसा कुछ नहीं कि उनके एनवायरनमेंट में कुछ किया और वो अचानक से इतने महान बन गए। वो बचपन से ही उनके अंदर वो क्यूरियसिटी, वो एबिलिटीज़ थी जो कहीं ना कहीं बचपन में दिखाई देती है। जब हम उनकी बायोग्राफीज़ देखते हैं तब हमें मालूम पड़ता है। जैसे कि सर फ्रांसिस गैल्टन, सर आइजैक न्यूटन, स्वामी विवेकानंद। तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम सिर्फ कहीं पे बाउंड नहीं हुए हैं कि स्टेट वाइज, कंट्री वाइज, नहीं, ये वर्ल्ड वाइड है। यहाँ पे हम जो भी पढ़ रहे हैं वो वर्ल्ड वाइड यही माना जाता है हेरिडिटी के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू दैट कि जैसे कि जितने भी महान इंसान हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल दीज थ्री, इन सब की अगर हम हिस्ट्री देखते हैं, इनकी बायोग्राफीज़ देखते हैं, तो हमें मालूम पड़ता है कि ये बचपन से ही इनके अंदर वो एबिलिटीज़ थी। फॉर एग्जांपल मैं आपका एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो स्वामी विवेकानंद की अगर आपने बायोग्राफीज़ कभी पढ़ी हो, उनके बारे में कभी जाना हो, तो उनकी लाइफ का एक इंसिडेंट था जिसके अंदर हम सब जानते हैं कि उनके फादर एक बिजनेसमैन थे, बहुत वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते थे स्वामी विवेकानंद। तो एक बिजनेस मीटिंग से पहले स्वामी विवेकानंद अपने फादर के ऑफिस गए, ऐसे ही छोटे थे उस टाइम पे घूमने के लिए, और उन्होंने देखा क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, वो कम्युनिटी वाला भेदभाव टाइप वाला बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। तो उन्होंने देखा कि अलग अलग बॉक्सेस में सिगार रखे हुए हैं अलग अलग कम्युनिटी के लिए। तो उन्होंने क्या करा, हर एक बॉक्स में से एक एक सिगार निकाला और पी लिया। इस बात पे उनके फादर ने उनको बहुत डांटा, बहुत ज़्यादा डांटा। तो उन्होंने बोला ठीक है, आपने मेरे को डांटा वो तो ठीक है, लेकिन उस टाइम पे उनका क्वेश्चन था, उन्होंने बोला मुझे ये जानना है कि जब सारी सिगार सेम ही है तो आपने ये अलग अलग डब्बों में क्यों रखी है, क्यों सबके लिए एक ही जगह क्यों नहीं है, क्यों ये इक्वलिटी नहीं है, यहाँ पे इतने डिफरेंसेस क्यों हैं। तो आप सोचिए, एक छोटा सा बच्चा जहाँ पे इक्वलिटी का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है और उसके दिमाग में ये सब है, तो कहीं ना कहीं वो एक नॉर्मल बच्चे से डिफरेंट तो है। तो ये इंसिडेंट्स बताते हैं कि हाँ, वो बचपन से ही डिफरेंट रहे हैं। और अगर देखा जाए स्वामी विवेकानंद को, तो वो अपने दादाजी जैसे थे, क्योंकि उनके फादर जो थे वो बिजनेसमैन थे और बहुत ज़्यादा बिजनेसमैन थे ऑब्वियसली, लेकिन उनके दादाजी और स्वामी विवेकानंद दोनों के दोनों जो थे वो ज़्यादातर भगवान में रुचि रखने वाले, चीज़ों को एक्सप्लोर करने वाले थे। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते हम कि वो इंटेलिजेंट नहीं थे। स्वामी विवेकानंद ऑब्वियसली वो इंटेलिजेंट थे, उन्होंने इंडिया से बाहर जाके कॉन्फ्रेंसेस करी। अगर आप उनके बारे में पढ़ेंगे तो येस, उनकी ट्रेट में इंटेलिजेंस ट्रांसफ़र हुई, लेकिन उनके ग्रैंडफादर्स के ट्रेड्स भी उनमें ट्रांसफ़र हुए। तो इससे हमें मालूम पड़ रहा है कि हाँ, जो ये ट्रेट है ये ट्रांसफ़र होते हैं, जिसको हम हेरिडिटी कहते हैं। दे वर चाइल्ड प्रोडक्टिव फ्रॉम देयर अर्ली चाइल्डहुड। वो बचपन से ही उनके अंदर एबिलिटीज़ होती है, ये हम इसके अंदर पढ़ा हमने। नाउ मूविंग फॉरवर्ड ऑन द सेकंड पॉइंट, वी आर गोइंग टू स्टडी द फैमिली हिस्ट्री। अब हम कुछ फैमिलीज़ की हिस्ट्री पढ़ेंगे। आप बोलेंगे ये भी तो फैमिली हिस्ट्री थी, नहीं, यहाँ पे हमने उनकी बायोग्राफीज़ पढ़ी। अब जब हम फैमिली हिस्ट्री पढ़ेंगे तो फैमिली हिस्ट्री में हम सिर्फ एक इंसान के इर्द गिर्द नहीं घूमते, हम पूरी फैमिली को देखते हैं। और इसके अंदर हम सारी टाइप की फैमिली, दो टाइप की फैमिलीज़ पढ़ेंगे। पहला फेमस फैमिलीज़ और दूसरा फेमस बट फॉर बैड डीड्स। मतलब ऐसी फैमिली जो फेमस तो हैं लेकिन अपने बुरे कामों की वजह से, कुख्यात फैमिली बोल सकते हैं आप उनको। तो फेमस फैमिली में सबसे पहले इसकी स्टडी हमको करके दी है सर फ्रांसिस गैल्टन ने। ये स्टडी सर फ्रांसिस गैल्टन ने करी है, उनके ऊपर नहीं हुई। यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं करा, दैट्स वाई मैं आपको ऐसे बता रही हूँ। सो प्लीज़ कीप इन माइंड, सर फ्रांसिस गैल्टन ने ये स्टडी करी है। उन्होंने 177 फैमिली स्टडीज़ करी, कि फैमिली के ऊपर स्टडी करी, और वो सारी फैमिली अलग अलग वेस्टर्न कंट्रीज़ से थी। और ऑलमोस्ट
ऑल बिलोंग टू ग्रेट फैमिलीज़। उनको अपनी स्टडी से मालूम पड़ा कि ज़्यादातर लोग एक ग्रेट फैमिली से बिलोंग करते थे। तो ये मालूम पड़ा कि जितने भी फेमस लोग हैं कहीं ना कहीं वो उनके बैकग्राउंड से ही वो अपनी फैमिली से ट्रेड्स चलते आ रहे हैं। उसके बाद कुछ नोटोरियस फैमिली की बात करते हैं। तो इसके अंदर हमारे दो इम्पॉर्टेंट फैमिलीज़ आती हैं और ये दोनों के क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में आते हैं। DSSB में और KVS में तो बहुत आराम से आते हैं, वो भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि ज्यूक फैमिली की स्टडी किसने करी थी या फिर कालीकट फैमिली की स्टडी किसने करी थी। सो प्लीज़ यहाँ फ्रेंड्स ध्यान से पढ़िएगा। डगडेल, तो डगडेल ने ये स्टडी करी थी ज्यूक फैमिली के जो फिशरमैन थे अपने पेशे से। तो ज्यूक फैमिली के जो बेटा था उन्होंने क्या करा, उनके सन ने शादी कर ली थी एक डीजनरेट फैमिली की वूमेन से। अब डीजनरेट फैमिली क्या है, एक ऐसी फैमिली जो अच्छे काम ना करके अपने आप को अपना लाइफ स्पेंड करती हो। फॉर एग्जांपल मैं नहीं बोल रही कि यहाँ पे थीफ ही हो, मैं एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे एक थीफ है, चोरी करके वो अपना जीवन चला रहे हैं, तो वो एक डीजनरेट फैमिली हो गई। ऐसे ही कोई गलत काम करके तो हम कहेंगे वो डीजनरेट फैमिली है। तो ज्यूक फैमिली के बेटे ने एक डीजनरेट फैमिली की वूमेन से शादी कर ली। उसके बाद जब उनकी 5 जनरेशन को देखा गया सो पाया गया कि उनकी 5 जनरेशन में 1000 पर्सन्स हुए थे। उन 1000 पर्सन के अंदर 300 पीपल डाइड इन इन्फेंसी, 300 लोग इन्फेंसी में ही मर गए थे। 310 वर इन ऑर्फनेजेस, 310 जो थे वो ऑर्फनेजेस में गए, मतलब कुछ टाइम बाद उनके पेरेंट्स किसी रीज़न की वजह से उनकी डेथ हो गई। 440 वर इन क्रॉनिक पेशेंट्स, 440 जो क्या थे वो क्रॉनिक पेशेंट्स थे, और 130 आर क्रिमिनल्स, और 130 क्रिमिनल्स थे। और बचे हुए 20 उन्होंने भी मुश्किल से कुड लर्न सम वोकेशन, उन्होंने थोड़ा सा वोकेशन सीखा और फिर अपनी जीवन को आगे बढ़ाया। तो इससे हमें मालूम पड़ा कि यहाँ पे मैटर करता है कि फैमिली कैसी है, क्योंकि फैमिली से वो ट्रेड ट्रांसफ़र हो रहे हैं। अभी उससे पहले ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही उस वुमेन से उनकी शादी हुई और वो ट्रेड्स आगे जाते गए तो हर फैमिली में कुछ ना कुछ ट्रेड्स आए और ऐसे इश्यूज़ आए। नेक्स्ट, H.H. गॉडार्ड, ये स्टडी हमें दी है H.H. गॉडार्ड ने। उन्होंने कालीकट फैमिली के ऊपर स्टडी करी थी। कालीकट फैमिली के जो मेंबर थे वो सोल्जर थे। उन्होंने क्या करा था, उन्होंने शादी कर ली थी एक फीबल माइंडेड वूमेन से। भाई उनको पसंद आ गई कोई फीबल माइंडेड वूमेन, उन्होंने उससे शादी कर ली। फीबल माइंडेड अगर हम कहें तो इंटेलेक्चुअल जिनको इश्यूज़ होते हैं उनसे उन्होंने शादी कर ली। उसके बाद उनके 480 डिसेंट जब देखे गए तो देखा गया कि 143 आर फीबल माइंडेड, 143% फीबल माइंडेड थे। तो वो ट्रेड ट्रांसफ़र हुआ और इतना हुआ कि 480 लोगों में से 143 आर फीबल माइंडेड, 46 आर नॉर्मल। सिर्फ 46 लोग नॉर्मल थे और रेस्ट आर एबनॉर्मल। 143 और 46 के बाद जो बचे हुए थे वो भी एबनॉर्मल थे, वो फीबल माइंडेड नहीं थे, बट उनको कोई ना कोई डिसऑर्डर, कोई ना कोई इश्यूज़ लाइफ टाइम रहे हैं। तो इससे हमें मालूम पड़ा कि हाँ, मैटर करता है कि एक पर्सन में क्या ट्रेड है, क्योंकि वो आगे अपनी जनरेशन में वो ट्रांसफ़र करता है। सो ये थी हमारी फैमिली हिस्ट्री के बारे में, डगडेल की ज्यूक फैमिली और H.H. गॉडार्ड ने कालीकट फैमिली, और ये एग्जाम्स में आता है गाइस, तो प्लीज़ कीप इन माइंड दिस। नाउ थर्ड इज़ स्टडीज़ ऑफ सिबलिंग की स्टडीज़। तो इससे हमें मालूम पड़ता है कि अगर एक ही फैमिली के, यहाँ पे भी 2 पॉइंट्स आते हैं। सिबलिंग्स यहाँ पे दोनों लोगों को बोला गया है, जिसको हम सगे भाई बहन कहते हैं, उनके ट्रेड्स बहुत हद तक मैच होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ही बोलूँ तो मेरी फैमिली में बोलाता है कि मेरे और मेरे भैया का जो नेचर है वो सेम है, तो कहीं ना कहीं वो ट्रेड मैच होते हैं इसलिए। और कभी कभार कज़न्स जैसे कि मेरे और मेरे चाचा के बच्चे हो गए, उनके ट्रेड्स भी मैच होने के चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो सेम है, वो सेम ही है, हम सेम कहते हैं फैमिली से हैं, इस वजह से। तो इसके अंदर उतना कुछ खास नहीं था। स्टडी ऑफ सिबलिंग्स में इतना ही है, इसलिए मैंने इतना मटेरियल यहाँ पे लिखा नहीं। नाउ फोर्थ एंड द लास्ट इज़ स्टडी ऑफ ट्विंस। जब ट्विंस की स्टडी करते हैं तो ट्विंस क्या होते हैं, वो 2 तरह के होते हैं, आइडेंटिकल और पैटर्नल। आइडेंटिकल कौन से होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं 1 सिंगल फर्टिलाइज्ड ओवम, जो एक सिंगल फर्टिलाइज्ड ओवम में से होते हैं 2 बनते बच्चे, उसको हम कहते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। ये क्या होते हैं, दोनों सेम टाइम पे हुए, ऑब्वियसली हमें पता है, बट इन दोनों की फेस बिल्कुल सेम होंगे। और पैटर्नल वो होते हैं जिनके फेस डिफरेंट होते हैं। तो ये होते हैं 2 तरह के ट्विंस होते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। अब इनके बीच में जो कोरिलेशन ट्रेड होता है वो 0.9 होता है, मतलब बहुत ज़्यादा होता है। उनके ट्रेड्स बहुत
हद तक सेम होते हैं, बट बिल्कुल सेम नहीं हो सकते, क्योंकि हमने इंडिविजुअल डिफरेंस भी पढ़ा है। आप जब इंडिविजुअल डिफरेंस पढ़ेंगे, उनके अंदर जब स्टडीज़ पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इंडिविजुअल डिफरेंस में ट्रेंड्स के अंदर भी डिफरेंस आ जाते हैं। तो वो 0.1 का डिफरेंस वही है जो इंडिविजुअल डिफरेंस की वजह से आता है। बट द कोरिलेशन ऑफ ट्रेड क्या है, जो उनके ट्रेड के बीच में कोरिलेशन है वो कितना है, 0.9 है, हाईएस्ट है। तो आई होप गाइज आपको इतना क्लियर हो गया हो। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं कि ट्विन्स के बीच में कोरिलेशन रेट क्या होता है, तो कितना होता है वो 0.9 होता है। प्लीज़ कीप इन माइंड। अगर आपको इतनी वीडियो में कोई भी डाउट हो, कोई भी कमी लगी हो, तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल और प्लीज़ शेयर टू योर लव्ड वंस। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड।